हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम नरेंद्र थानवी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सिविल लॉ के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करने जा रहा हूं। साधारणतया लोगों का इंटरेस्ट किसमें रहता है? सारे क्रिमिनल लॉ को पढ़ने में। हम आज बात करेंगे सिविल लॉ के उस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की जो 1976 में सीपीसी में शुमार किया गया इन द नेम ऑफ केवियट। केवियट पिटिशन कैसे दायर होती है, हाउ केवियट इज लॉज्ड, बाय हुम इट इज लॉज्ड, फॉर व्हाट इट इज लॉज्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। धारा 148 का सिविल प्रक्रिया संहिता। ओके, अब देखो दोस्तों, ये केवियट शब्द से आप जो है ना बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जो भी लॉ हैंड हैं, जिन्होंने एलएलबी की है, जिन्होंने लॉ पढ़े हैं, आई थिंक देयर इज ए सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें हमने पढ़ा था केवियट एम्प्टर। वैसा का वैसा होता है केवियट वेंडिटर। केवियट का लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग होता है बी वेयर, इसका मतलब सावधान। तो ये क्या है? ये सावधानी याचिका है। दैट इज कॉल्ड केवियट पिटिशन। केवियट का मतलब होता है चेतावनी देना। केवियट का मतलब होता है सावधान कर देना। एक व्यक्ति है जो कोर्ट के समक्ष जाता है और कोर्ट को जाके क्या कहता है मालूम है? बाई लॉजमेंट ऑफ द केवियट ही स्टेट्स बिफोर द कोर्ट दैट there is a suit before it or there is a proceeding before it in which an application has been made or application may be made or a suit or proceeding is likely to be instituted, proposed to be instituted, in which there may be an application, उसमें एक आवेदन हो सकता है। तो ये केवियट लॉज करवाने वाला व्यक्ति कोर्ट के समक्ष उपस्थित आकर के और अपने को सुने जाने के अधिकार के संबंध में कोर्ट को आगाह कर देता है। हमको सबको पता है कि जब कभी भी कोर्ट में सूट फाइल होता है तो कोर्ट हमेशा उसको बाय पार्टी सुनता है। कोर्ट उसे हमेशा मेरिट पर डिसाइड करता है और फाइनल डिक्री दोनों पक्षों को सुनकर पारित होती है। बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरिम रिलीफ। ओके, तो हम अगर बात करें तो व्हाट इज मीन्ड बाय केवियट? केवियट क्या होता है? ये हमने देखो, केवियट हैज नॉट बीन डिफाइंड इन सीपीसी, बट केवियट का हम मतलब निकालें तो ये निकलता है कि केवियट पिटिशन इज टू बी फाइल्ड, दैट इज कॉल्ड लॉजिंग ऑफ द केवियट, दैट इज कॉल्ड सावधानी याचिका पेश कर दी गई है। और केवियट लॉज करवाने वाला कोर्ट को कहता है कि आप किसी भी आवेदन पर किसी भी तरह का अंतरिम अनुतोष अनुदत्त करो, उससे पहले मुझे भी सुनो, अर्थात मेरे को सुने बिना यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट मी एंड यू आर नॉट गोइंग टू अवॉर्ड एनी इंटरिम रिलीफ ऑन दैट एप्लीकेशन। ये जाकर के वो कोर्ट से कह देता है। तो ये दो शब्द केवियट एम्प्टर और केवियट वेंडिटर, now this is the man who is going to file a caveat petition before the court. Okay, अब बात ये आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कि ये 148 क के रूप में 1976 में इसको शामिल किया गया बाय अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पहले क्या था कि पहले ये केवियट की पिटिशन जनरली बहुत ही फ्रीक्वेंटली लगती थी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के संबंध में किसी भी तरह का अनुतोष देने से पहले मुझे भी सुनो। और उसमें क्या होता था, जैसे प्रोबेट के लिए प्रोसीडिंग है या फिर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीडिंग है, नहीं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए प्रोसीडिंग है। तो ऐसी परिस्थिति में उन बातों के संबंध में वो जाकर के एप्लीकेंट अप्लाई कर देता था और कोर्ट से कहता था कि बिफोर अवॉर्डिंग एनी रिलीफ आई बी हर्ड फर्स्ट। अब ये बात आई तो ये 148 का आने के बाद में भी सम हाई कोर्ट्स हैड अडॉप्टेड द व्यू। उन्होंने हाई कोर्ट्स ने क्या कहा? हाई कोर्ट्स ने कहा
कि नो कैविएट कैन बी मेड, नो एप्लीकेशन ऑफ कैविएट कैन बी मेड इन रिगार्ड टू फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, इवन इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। ये कुछ हाई कोर्ट्स की राय थी कि ऐसा नहीं हो सकता, बट इट हैज बीन सेटल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और वो किस मामले में किया था मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, ये सावधानी याचिका, ये कैविएट पिटीशन दायर करने के पीछे कैविएट का ऑब्जेक्ट क्या है? लिटरली ये जो चीज है ये है, कैविएट इज नथिंग बट ए प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट द ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ। तो अंतरिम अनुतोष अनुदत्त किए जाने से पहले ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो कैविएटर अडॉप्ट करता है, और वो जो कोर्ट में जाकर के और गुजारिश करता है कि इस कोर्ट के समक्ष एक वाद चल रहा है या एक कार्यवाही चल रही है, उसमें एक आवेदन आ सकता है, या फिर वाद या कार्यवाही संस्थित होने वाली है, उसमें कोई आवेदन आ सकता है। उस आवेदन को सुनकर के, उस आवेदन के ऊपर आप किसी भी तरह का अंतरिम अनुतोष अनुदत्त करो, उससे पहले मुझे सुनो, अर्थात एक पक्षीय नहीं दोगे। वो कोर्ट को इस बात को लेकर के आगाह कर देता है, इसीलिए इसको कहते हैं चेतावनी, इसे कहते हैं आगाह करना, इसे कहते हैं सावधान करना। देयरफॉर इट इज नोन एज सावधानी याचिका। ओके, तो ये तो है इसकी मुख्य मुद्दे की बात। और कानून ये कहता है कि वंस ए कैविएट इज लॉज्ड, now it is obligatory on the part of the court to hear the caveator first before awarding any interim relief on application which is made or likely to be made. Okay? और उसके बाद में कानून ये कहता है कि जब कैविएटर ने ऐसी रजिस्ट्री में जाकर के एक प्रविष्टि करवा दी है कि जब कभी भी किसी भी आवेदन को सुनकर किसी भी तरह का अंतरिम अनुतोष अनुदत्त किया जाए, उससे पहले मुझे भी सुना जाए, अर्थात उस आवेदन पर अपने सुने जाने के अधिकार का दावा करने को वो कोर्ट के समक्ष चला जाता है। तो जैसे ही ये कैविएट लगती है, उसके बाद में लॉ ये कहता है कि वंस कैविएट इज लॉज्ड, देयर आफ्टर इट इज ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ द कोर्ट बिफोर विच सच एप्लीकेशन हैज बीन मेड इन टर्म्स ऑफ कैविएट पिटिशन। ओके, और कोर्ट के लिए ये आदेशात्मक प्रावधान है कि उसको सुनो, किसी भी तरह का इंटरिम अनुतोष ग्रांट करने से पहले। ये उसकी मुख्य मुद्दे की और भावना की बात है, ठीक है। अभी मैंने जैसे आपको क्या कहा, अभी मैंने आपको कहा कि भाई इस मामले में कुछ हाई कोर्ट्स की ये राय थी कि भाई ये जो है, क्योंकि उसमें हम 148A में पढ़ेंगे ना, तो हमें पढ़ने को मिल जाएगा सूट एंड प्रोसीडिंग, सूट एंड प्रोसीडिंग। बट सम हाई कोर्ट्स आर ऑफ द ओपिनियन एंड दे सेड लाइक दिस कि देयर इज नो चांस ऑफ फाइलिंग ऑफ एनी कैविएट पिटिशन, that is in reference to first appeal, second appeal, even in execution proceedings. Okay, अब देखो सुनो, अब जैसे ये बात है तो बाबूभाई शाह वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात वाले मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने एक बात कही कि दिस इज वेरी मच ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है कि एक बार कैविएटर लग जाए, उसके बाद में कैविएटर को सुनकर ही एप्लीकेशन पर कोई भी तरह का इंटरिम रिलीफ देना चाहिए, ये बात सही है। पर वो गुजरात हाईकोर्ट ने क्या कहा? गुजरात हाईकोर्ट ने ये कहा कि व्हेन देयर इज अ कॉल फॉर हियरिंग ऑन एप्लीकेशन, तो जो एप्लीकेशन पर सुनवाई हो तो कैविएटर को सारी सूचनाएं वगैरह तो दे दी, जैसा इस कानून में 148 का उपबंधित है, वो सारी फॉर्मेलिटी हो गई। बट आवेदन की जब सुनवाई हो, एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी हर्ड बाय द कोर्ट, in that event the कैविएटर is absented। तो कैविएटर जब एब्सेंट है तो गुजरात हाईकोर्ट ये कहता है कि एड इंटरिम रिलीफ में बी अवॉर्डेड, नॉट इंटरिम। तो एड इंटरिम और इंटरिम, तो अंतरिम से पहले अनंतरिम दिया जाता है, तो वो हाईकोर्ट ये कहता है कि अनंतरिम अनुतोष में भी, दैट इज एड इंटरिम रिलीफ में भी ग्रांटेड एक्स पार्टे, अर्थात कैविएटर मौजूद नहीं है,
तो हम आवेदन को बाद में सुनेंगे, पर आवेदन को सुनकर के अनुतोष अनुदत करने से पहले ऐसी कोई इमरजेंट सर्कमस्टांस है तो एड इंटरिम रिलीफ में बी अवॉर्डेड to the applicant. Why? Because when the application was called for hearing, at that time applicant was very much there before the court, but caveator was absented. In such a situation, it has been made clear by the Gujarat High Court that ad interim relief may be awarded. Okay. अब हम सब ऊपर वाली बातों के संदर्भ में बात करें तो जो मैंने अभी आपको कहा कि हाई कोर्ट जो है उनकी क्या ओपिनियन थी कि भाई इनमें नहीं होगा, तो एक बहुत ही 1966 का 1966 का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 141 सीपीसी को कोट करते हुए क्लियर किया कि दैट सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट all the proceedings. It is not confined up to the original proceeding that is called suit. Okay. Therefore, हाई कोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को साफ रूप से स्पष्ट करते हुए अभिनिर्धारित किया कि caveat may be lodged in reference to all the proceedings like, देखो सूट में, फर्स्ट अपील में, सेकंड अपील में, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में, इवन इट हैज बीन मेड क्लियर बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इट लाइज इन द मैटर ऑफ रिट पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट्स। तो ये जो है ये रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इन सारे विवादों को विराम देते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये कैविएट की पिटीशन दैट इज सावधानी याचिका ये सारे मामलों में लगाई जा सकती है। देयर इज नो प्रॉब्लम, नो बार एट ऑल। तो ओवरऑल हमें एक छोटी सी बात को क्या समझना है दोस्तों कि कैविएट क्या चीज है। कैविएट एक सावधानी याचिका है जिसमें एक व्यक्ति, अच्छा इसमें एक बात दोस्तों और ध्यान रखना, जो व्यक्ति कैविएट पिटीशन लगा रहा है ना उसका उस वाद या कार्यवाही का कोई नेसेसरी पार्टी होना आवश्यक नहीं है। ही मे बी ए प्रॉपर पार्टी, ही मे बी ए प्रॉपर पार्टी। हम जब सीपीसी पढ़ते हैं ना तो हम दो चीजें पढ़ते हैं, नेसेसरी पार्टी पढ़ते हैं और हम प्रॉपर पार्टी पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि ए पर्सन हु इज गोइंग टू फाइल ए कैविएट that is not required to be a necessary party in such a suit or proceeding as the case may be. He may be a proper party even वो अगर उसमें पक्षकार भी नहीं है, परंतु आवेदन पर पारित किए जाने वाले आदेश और अनुदत्त किए जाने वाले अनुतोष का उसके ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति में भी वो व्यक्ति कैविएट फाइल कर सकता है। ये विधिक स्थिति इस प्रकार की आपके समक्ष है दोस्तों, ठीक है ना। तो हु कैन मेक एन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ कैविएट, दैट इज ए पर्सन। अच्छा एक बात जरूर है कि वो वाद कार्यवाही से 100% जो आदमी स्ट्रेंजर है ही कैन नॉट। अदरवाइज when court is going to decide an application whereby interim relief is going to be awarded, in such a situation the caveator वो आदमी क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है और उसका वाद या कार्यवाही में पक्षकार आवश्यक होना जरूरी नहीं है दोस्तों। तो ये है कैविएट की बातें। अब हम इसके संबंध में कुछ बातें आपके साथ में पैनल पे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखो ये लिखता है कैविएट लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति को चेतावनी या सावधान रहने दे। जब किसी व्यक्ति को यह आशंका होती है कि कोई उसके खिलाफ अदालत में मामला दायर करने जा रहा है तो वह एहतियाती उपाय, दिस इज कॉल्ड प्रिकॉशनरी मेजर। ओके, प्रिकॉशनरी मेजर यानी कैविएट पिटीशन के लिए जा सकता है। यह न्यायालय को सूचित करने वाली एक सूचना है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके खिलाफ एक मुकदमा या आवेदन दर्ज कर सकता है और अदालत को कैविएटर को उचित मामले में उसके समक्ष लाना
होता है। तो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म। नाउ व्हेन इट कैन बी फाइल्ड, जब एक कैविएटर कुछ न्यायिक कार्यवाही करता है तो उसके खिलाफ अगले पक्ष में किसी अन्य पक्ष द्वारा कार्यवाही की जाएगी। कैविएट दाखिल करने के कई कारण हैं, इनमें से कुछ है कैविएट को स्पष्ट करने के लिए, अपने मामले में रक्षा करने के लिए, और निषेध जो भी होते हैं उसकी उपस्थिति के बिना पारित करने की बात है। कैविएट में क्या शामिल होने चाहिए, ये सारा उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। और कुल मिलाकर इसमें बात क्या है, इसमें बात ये है कि जो भी व्यक्ति कैविएट फाइल करना चाहता है उसकी एक ही मंशा है, वो कोर्ट को एक ही बात कहना चाहता है कि देखो साहब, आपके समक्ष कोई भी अर्जी आ सकती है या आई है, उस पर सुनवाई करके कोई भी तरह का रिलीफ एक पक्षीय मत देना, मुझे भी सुनना, मेरा सुने जाने का अधिकार है, इसलिए मैंने ये कैविएट लॉज किया है। दो इट इज ट्रू दैट कोर्ट मे अवॉर्ड एनी रिलीफ बट आफ्टर बीइंग हर्ड, मुझे सुनने के बाद, उससे पहले नहीं। तो एक व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आवेदन पर अपने को सुने जाने का अधिकार, उसका दावा करके जो पिटिशन फाइल करता है, दैट इज कॉल्ड कैविएट पिटिशन। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू सेक्शन 148A ऑफ द सीपीसी। किसी न्यायालय में संस्थित या शीघ्र ही संस्थित होने वाले किसी वाद या कार्यवाही में किसी आवेदन का किया जाना प्रत्याशित है या कोई आवेदन किया गया है, वहां कोई व्यक्ति जो ऐसे आवेदन की सुनवाई में न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के अधिकार का दावा करता है, उसके बारे में कैविएट दायर करता है। तो क्या करता है वो कोर्ट के सामने जाकर आवेदन की सुनवाई के समय खुद को भी सुने जाने के अधिकार का दावा करते हुए कोर्ट को आगाह कर देता है, उसको चेतावनी दे देता है, मे काइंडली नॉट अवॉर्ड एनी एक्स पार्टी रिलीफ ऑन एप्लीकेशन अनलेस और अनटिल आई एम हर्ड। जब तक मुझे नहीं सुना जाता तब तक आप इसके ऊपर कोई अनुतोष अनुदत्त नहीं करोगे, ऐसा कह के वो कोर्ट में कैविएट लॉज करवा देता है। सबसेक्शन 2 कहती है जहां उपधारा 1 के अधीन कोई कैविएट दायर किया गया है, वहां वह व्यक्ति जिसके द्वारा कैविएट दायर किया गया है उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा उपधारा अधीन के आवेदन किया गया है या किए जाने की प्रत्याशा है, कैविएट के सूचना की तामील रसीदी रजिस्ट्रार द्वारा करेगा। Whose duty is this? The applicant. Applicant is duty bound to give information to the caveator. Okay. Now subsection 3, जहां उपधारा 1 के अधीन कोई कैविएट दायर किए जाने के पश्चात किसी वाद या कार्यवाही में कोई आवेदन फाइल किया जाता है, वहां न्यायालय आवेदन की सूचना कैविएटकर्ता को देगा। ओके, जहां आवेदक पर किसी कैविएट की सूचना की तामील की गई है, वहां उसके द्वारा किए गए आवेदन और उसके समर्थन में उसके द्वारा फाइल किए गए या फाइल किए जाने वाले किसी कागज या दस्तावेज की प्रतियां कैविएटकर्ता के खर्चे पर कैविएटकर्ता को तुरंत देगा। ये कौन देगा? ये एप्लीकेंट देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, जहां उपधारा 1 के अधीन कोई कैविएट दायर किया गया है, वहां ऐसा कैविएट उस तारीख से जिसको वह दायर किया गया था 90 दिन के अवसान के पश्चात प्रवर्त नहीं रहेगा, जब तक कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट आवेदन उक्त अवधि के अवसान के पूर्व नहीं किया गया हो। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस कि वंस ए कैविएट पिटिशन इज फाइल्ड, thereafter what time, for what period it remains in force or in effect? तो not beyond the period of 90 days. ओके, ये जो है ये केस लॉ है। इसमें क्या बताया गया था? इसमें यह बताया गया कि ए पर्सन हु इज ए टोटल स्ट्रेंजर टू ए प्रोसीडिंग कैन नॉट लॉज ए कैविएट। ये जो मैंने अभी आपको बता दी थी, दिस इज द केस। ये साउथ का मामला है और उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि नो एनी कैविएट कैन बी फाइल्ड बाय ए पर्सन हु इज टोटली and 100%
stranger to the suit or proceeding, he cannot file any caveat. दोस्तों, तो ये हम बात कर रहे थे सीपीसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। और आप रोजाना डे टू डे चलन में कोर्ट कचहरी जाते हो तो आपको ये सुनाई पड़ता ही होगा कि फला व्यक्ति ने केविएट दायर किया है, नहीं तो कोई व्यक्ति कहता है मैं केविएट फाइल कर रहा हूं। केविएट फाइल करने का मतलब ही होता है सावधानी याचिका लगा दो और कोर्ट को इस बात की चेतावनी दे दो और कोर्ट से जो है ना इस बात की गुजारिश कर दो कि भाई ऐसी बात है, हमें जो है वो इस तरह सुनना आवश्यक है। ओके, अब ये क्या लिखता है, mere lodgement of caveat would not deprive the court of its power to pass an order even if the caveat or was not informed of hearing of the matter, as the lodgement of a caveat is merely a right to be informed of the hearing date and it has no effect by way of curtailing the powers of a civil court to pass an appropriate order on the merits of the case, on the merits of the case। तो ये गुणागुण की तो बात ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है whenever court is going to award a relief on merits, there is no bar at all. This is the prayer on the part of the caveat to the court, whether there is a suit or there is a proceeding, there is an appeal that is a first, there is an appeal that is a second, there is a proceeding that is a execution proceeding. In all the matters, simply he states and he makes a prayer to the court that before awarding any relief, I be heard. तो अपने आवेदन पर सुने जाने के अधिकार का दावा करते हुए वो कोर्ट के समक्ष गुजारिश करता है और कैविएट लॉज करवा देता है। तो दोस्तों, आज ये फिर एक छोटा सा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो सिविल लॉ का आपके सामने लेकर आया, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के लिए इंपॉर्टेंट है। एकेडमिकली आप किसी एग्जाम में बैठते हो तो उसके लिए सवाल पूछे जाते हैं और वकालत करने वाला वकील है और नया फ्रेशर है, तो इससे अच्छा नॉलेज कहीं मिलेगा नहीं। देयरफॉर विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से आप सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।